हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज से हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की कक्षाएं पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली बार ये कक्षाएं चल रही थी, कुछ बीच में व्यवधान हो गया था, लेकिन अब जो है इस साल का करंट अफेयर्स हम आपको पहले पढ़ाते थे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, जिसमें हम आपको नहीं दिखते थे, सिर्फ हमारी आपको आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन अब चीज़ें कुछ बदल गई हैं, अपडेट हो गए हैं, तो आवाज़ के साथ साथ आप लोग हमें देख भी पाएंगे और पूरा बोर्ड पर आप इन चीज़ों को पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करंट अफेयर्स में कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके बाद आपके चर्चित व्यक्ति हैं, पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, खेल से संबंधित व्यक्तित्व हैं, और इसके बाद आपके चर्चित स्थल हैं, निधन हैं, नियुक्तियां हैं, दिवस हैं, सप्ताह हैं, पुस्तकें हैं, योजनाएं हैं, अभियान हैं, सम्मेलन हैं, अभ्यास हैं। ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक, कुछ परिवर्तित नाम हैं, स्थानों के, व्यक्तियों के, जगहों के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के अंतर्गत कई सारे टॉपिक होते हैं। ठीक, जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो आपकी उम्मीद है कि नए साल में, यानी कि वर्ष 2023 में फरवरी या मार्च में संभावित है, और जो विज्ञापन आपका आने का है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, सीटों की संख्या मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छी खासी होगी, इसलिए तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और इस बार आपको 2022 में एक सीट लेके ही रहनी है, ये श्योर है, एकदम तय कर लीजिए, आप मन में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए एकदम से। ठीक है, कि हमको एक सीट इस बार प्राप्त करना ही है। ठीक, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे चर्चित व्यक्तियों का, जो कुछ जैसे कि जो हमारा उद्देश्य है वो हम जनवरी 2022 से ये करंट पूरा उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा अगर आपकी फरवरी मार्च में होती तो समझिए कि पूरे 2022 का आपका करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। तो इसलिए हम पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर के पूरा कवर कराएंगे। ठीक है, 2021 का नहीं करवाएंगे, अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो बीच में देख लेंगे, लेकिन 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग चर्चित व्यक्ति वाला टॉपिक उठाए हैं, इस वीडियो में आपको करीब 14-15 चर्चित व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। ऐसे कई सारे वीडियो मिलेंगे, फिर कुछ निधन से संबंधित हैं, कुछ चर्चित महिलाएं हैं, कुछ नियुक्तियां हैं, चर्चित स्थल हैं। ठीक है, योजनाएं, परियोजनाएं, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड रहेंगी। कुल मिलाकर के ये करंट अफेयर्स जो क्लास होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। जो आपको नोट्स देते हैं उसमें तो संपूर्ण करंट अफेयर्स होता है, लेकिन जो ये क्लास होगी इसमें हम कुछ सेलेक्टिव चीज़ें उठाते हैं जो लगता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न बन ही सकता है। तो इस वजह से हम इसको वीडियो के माध्यम से आपको समझा करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो चीज़ें समझा के पढ़ाई जाती हैं वो थोड़ी सी दिमाग में घुस जाती, बैठ जाती हैं और हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करंट पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर्स आपको हम वीकली और मंथली जो हमारे ग्रुप हैं उसमें आपको हम प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको जुड़ना है ग्रुप में, ठीक, तो उसको आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 6393350769। ठीक है, तो ये आरओ और एआरओ और बीओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के अलग अलग बैच चल रहे हैं। प्री कम मेंस भी है आरओ एआरओ के लिए, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ठीक है, तो ये है प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारा 1 है, और ये आपकी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, बीओ और लोअर पीसीएस, हाई कोर्ट, टेट, सुपर सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ लेखपाल वगैरह, रेलवे, और जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, मतलब कि वो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जो भी बच्चे हैं वनडे एग्जाम वाले या जो भी हैं, वो सब लोग इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, हो सके तो साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जानकारी है, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो गया है। नंबर आपको पीछे हम बता ही चुके हैं। चलिए अब देखिए, इस तरह आप लोग साफ आपको दिख भी रहा होगा, आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ें अपडेट होंगी, आप लोग का सहयोग रहेगा, आप लोग की ऐसे दुआएं रहेंगी तो ज़रूर जो है अच्छा होगा। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, तो दोनों लोग जब मिल करके प्रयास करते हैं तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, और प्रयास बस एक ही है कि इस बार की परीक्षा में एक सीट हासिल करना। चलिए, तो पहले हैं रामानुजाचार्य। ठीक है,
फोटो भी आप देख सकते हैं। तो हाल ही में श्रीनगर में, हम इधर आ जाते हैं, श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ पीस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई सारी मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं, कोई स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो यह है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। कहाँ पर? श्रीनगर में किया, ठीक है। फरवरी 2022 में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, देखिए ये जो है जो हैदराबाद में स्थापित की गई थी फरवरी में, वो थी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ध्यान रखें। और जो श्रीनगर में जो किया गया वो है स्टैच्यू ऑफ पीस। तो ये जो है नाम भी अलग अलग है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीनगर वाली का नाम है स्टैच्यू ऑफ पीस और जो हैदराबाद में स्थापित की गई है वो आपकी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट एक आप याद रख सकते हैं, कहाँ पर? तमिलनाडु का ये गांव था पेरम्बदूर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा जो नाम है वो है इराया पेरुमल, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान, ठीक है। बहुत ही सटीक जो एकदम इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनके बारे में तो आप बुक में देखेंगे, नेट पर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी पर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और ये यमुनाचार्य के शिष्य थे, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये 5-6 पॉइंट है, इनसे संबंधित हैं, ध्यान रहेगा। इसको आप एक बार मेरे साथ पढ़ लेंगे, एक बार आप हो सकता है एक बार और दोबारा वीडियो देख लीजिए, या चाहे तो आप मेन चीज़ों को इनके नीचे से आपने नाम लिखे रामानुजाचार्य, ठीक है, और लिखे श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, जन्म इतने में यहाँ पर हुआ था, इनको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इनके शिष्य थे और उन्होंने इस मत का जो है प्रतिपादन किया था। बस बात खत्म हो गई है, ठीक है। अगर इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं जाएगा, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे हैं टी राजा कुमार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसको कहते हैं, इसके अध्यक्ष ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कुमार ने मार्क्स प्लियर इनका स्थान लिया है, यानी इससे पहले ये मार्क्स प्लियर FATF के अध्यक्ष थे। और जो टी राजा हैं इनका संबंध सिंगापुर से है, ठीक है, ये सिंगापुर से संबंधित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करने के लिए FATF की स्थापना 1989 में की गई थी। आपने सुना होगा पिछली बार कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, फिर ब्लैक में कर दिया जाएगा। तो मतलब ये जो है जो आर्थिक गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार है और जो वित्त का जो मतलब इधर उधर जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है, आतंकवाद के लिए पैसा सप्लाई होता है, तो इन सब पर ये जो FATF नज़र रखती है। और जो भी देश ऐसा गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उसकी कई सारी सूचियां हैं, ब्लैक सूची है, ग्रे सूची और कई सारी सूचियां हैं, तो उसी मतलब उस गतिविधि के हिसाब से वो डाल देता है। और जब डाल देता है तो फिर कई सारे प्रतिबंध लग जाते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी देश से ऋण नहीं ले सकता है, कोई देश उसको ऋण नहीं दे सकता है, किसी देश के साथ वो व्यापार नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी गतिविधियों पर यहाँ पर प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसी सूची उसी हिसाब से उसके क्राइटेरिया बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, FATF का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस शहर में, ध्यान रखें FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस शहर में है। अच्छा, अगले हैं अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, हाल ही में इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना हुई, ठीक है। इनकी कांस्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में वर्ष 1897 में हुआ था, ठीक है। ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया था, ठीक है। तो ये उस समय जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इनके वीरतापूर्वक कार्यों के लिए इन्हें मन्यम वीरुडु, ध्यान रहे, मन्यम वीरुडु जिसका मतलब होता है जंगल का नायक, ये इनको उपनाम दिया गया था। मतलब इनकी जो क्रांतिकारिता के लिए और जिन्होंने सशस्त्र अभियान चलाया था या मतलब समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए थे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, ग्रामीण थे, उनको ये मन्यम वीरुडु नाम दिया था, यानी कि जंगल का नायक। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है
लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, ये उनका तस्वीर आप देख सकते हैं। सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण सूडान में। वह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये इससे पहले कौन थे? शैलेश तिनकर थे वर्तमान में, तो इनके स्थान पर जनरल मोहन को नियुक्त किया गया है। इन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के रूप में भी काम किया है, यानी मध्य भारत में इस पद पर भी ये रहे हैं और इस पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मॉडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि इनके अच्छे प्रयासों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए इतने सारे इनको मेडल भी दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर हैं। हाल ही में नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का 16वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो अभी आपने देखा था पिछली बार जो महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, जो सरकार गिर गई थी और जो शिंदे सरकार बनी हुई है, तो उसमें जो है इनको 16वां अध्यक्ष, यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं ये 16वें क्रम के बने हुए हैं। नार्वेकर भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान रखें। ठीक है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, काफ़ी यंग लग रहे हैं। तो ये पूरे देश में अभी तक जितने भी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं किसी भी राज्य में, अब तक के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इनकी वर्तमान में उम्र कितनी है। ठीक है, ये काम आप लोग का है, थोड़ा सा होमवर्क आप लोग भी करते चलिए। ठीक है, सारा काम मेरे पर मत छोड़िए। इनकी उम्र कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये महाराष्ट्र के कोलावा विधानसभा सीट से विधायक हैं। कहाँ से हैं? कोलावा विधानसभा सीट से विधायक ये हैं। 2019 में राहुल पहली बार विधायक बने थे। ठीक है, अभी 3 साल पहले की बात है, तो ये पहली बार विधायक बने हैं। राहुल नार्वेकर ने शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट्स को हराया था। ठीक है, तो ये जो है इनको जो दूसरी पार्टी के खड़े हुए थे तो उनको हरा दिया था। इनको 164 वोट मिले थे और ये हराया, जिनको हराया उनको 107 वोट मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ कांत के बारे में जान लेते हैं। ये G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। तो अभी जो G20 शेरपा नियुक्त किए जाते हैं भारत में, अभी पीयूष गोयल साहब थे, तो अब इनको जो है नियुक्त कर दिया गया है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के दौरान G20 की अध्यक्षता संभालेगा। ठीक है, तो जो G20 होता है जिसमें कि 20 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, अब भारत शामिल है या नहीं है मैंने तो बोल दिया, आप बताइए, कंफर्म करिए शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता सौंपी गई है भारत को। अमिताभ कांत 6 वर्षों तक नीति आयोग के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी, जो नीति आयोग है तो उसके ये 6 सालों तक 2016 से 22 तक ये CEO भी रहे हैं। और ये केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी थी ब्रांडिंग इंडिया। क्या नाम है? ब्रांडिंग इंडिया के नाम से उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी निकाली है। नेक्स्ट, हाल ही में शिंजो आबे, कौन है ये? पता ही होगा आपको, ब्रिटेन के प्रधान पूर्व में, आप तो खैर नहीं इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हाल ही में इनकी एक सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने 9 जुलाई को, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। ठीक है, इनकी जो है मतलब डेथ हो गई थी इस वजह से। जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम, ये एक सम्मान है, नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित करने का इनको निर्णय लिया है। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये जापान के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा समय, काफ़ी लोकप्रिय भी थे। पता नहीं कौन गोली मार दिया, कौन इनका दुश्मन था, क्या कहा जाए। भारत जापान संबंधों में नई ऊंचाइयों को के लिए इन्होंने 2021 में न पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत में इनके और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, बहुत ही मतलब समझे कि याराना संबंध थे, एक तरह से दोस्त थे, मित्र थे, और अक्सर भारत आते थे, कभी बनारस आते थे, कभी अहमदाबाद जाते थे, मतलब कभी दिल्ली आते थे। तो
काफ़ी मतलब भारत जापान के बीच जो संबंध हमारे बने हैं, अच्छे संबंध हैं, वो इन्हीं की वजह से हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में इनको पद्म भूषण, जो भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला आपका भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा आपका पद्म श्री। ठीक है, तो तीसरे सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में इन्हें नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये इनको सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है एन.के. ओझा। एन.के. ओझा के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका फोटो देख लीजिए आप लोग। ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया, यानी कि 2 साल के लिए इनको मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओझा के पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय करने की शक्ति, यानी कि लोकपाल का काम क्या होता है कि जो भी अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर वो जांच कमेटी बैठा है, उसकी जांच करवाए और उस पर एक उचित निर्णय ले। तो इसलिए इनको मनरेगा का 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में नरेगा को मनरेगा किया। जब ये 2005 में स्टार्ट हुआ तब इसका नाम था नरेगा, ठीक, आपको पता ही होगा, और अब ये हो गया आपका मनरेगा। ठीक है, वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक, 2005 में स्टार्ट हुआ था तब नरेगा था और 2010 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, मनरेगा, यानी कि इसमें महात्मा गांधी का नाम और जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विनीत सरन। पूर्व न्यायाधीश सरन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल ये बनाए गए हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति डी.के. जैन का स्थान ग्रहण किया है, जो वर्तमान में डी.के. जैन साहब थे, तो उनके स्थान पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। विनीत सरन ने 1976 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। ध्यान रहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ध्यान रखें। कब? 1976 में, तब शायद हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब इन्होंने स्नातक कर लिया था। कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जिसको हम पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा करते थे। अब तो खैर वो उतनी छवि नहीं रही है, पता नहीं लोगों ने धूमिल कर दी, लेकिन एक ज़माना था इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड और तो और आईएएस फैक्ट्री भी कहा जाता था। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आईएएस पीछे छोड़ी आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल से बामुश्किल से कोई एक आध निकल पाता तो निकल पाता है। ठीक, 1995 में यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है संदीप कुमार गुप्ता। ये गेल इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। गेल इंडिया एक जो कंपनी है, महारत्न कंपनी है, गेल GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका चेयरमैन इनको बनाया गया है और ये मनोज गुप्ता जैन का स्थान लेंगे। ठीक है, संदीप कुमार, सॉरी, ये गुप्ता जो है मनोज जैन, ये कॉमा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये जो है गुप्ता मनोज जैन का, अभी जो वर्तमान थे वो मनोज जैन थे, तो इनके स्थान पर संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया है। और ये जो जैन है ना, अभी रिटायर नहीं हुए, अब तो हो गए हैं, 31 अगस्त को ये रिटायर भी हो चुके हैं। ठीक है, गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा, काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, 4 साल लगभग रहेंगे, 2026 तक। गुप्ता को ऑयल कॉरपोरेशन में 31 वर्षों से अधिक का कार्यकाल का अनुभव है, यानी कि जो ऑयल कॉरपोरेशन आपके ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो उसमें भी ये काम कर चुके हैं। 31 साल तक इन्होंने काम किया है। गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है और गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में गेल की स्थापना हुई थी। एकनाथ शिंदे बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। शिंदे साहब को देख लीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और कहा जाता है इनके बारे में कि एक ऑटो ड्राइवर थे। तो किस्मत का कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या हैं, कुछ नहीं हैं, और पता चले कि कल को आप अधिकारी बन गए, वो भी गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो इसलिए किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है, इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, कर्तव्य करते रहिए। ठीक है, और किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान है। और आप सोच रहे
किस्मत होगा बन जाएंगे, क्या पढ़ लिख के करेंगे, नहीं। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक वो आपको हासिल नहीं होगा। चलिए, तो ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने शपथ भी ले ली है। और उद्धव ठाकरे साहब इस समय मतलब थे वर्तमान में, तो उनको जो है घटनाक्रम ऐसा कुछ हो गया कि पद छोड़ना पड़ा, तो इनको जो है नियुक्त किया गया है। इन्हीं के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये जो देवेंद्र फडणवीस साहब है ये भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है, तो इन्होंने भी शपथ ले ली है। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण और शहरी विकास कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है। ये जो शिंदे साहब हैं, तो ये जो पिछली सरकारें रही हैं तो उसमें लोक निर्माण और शहरी विकास के रूप में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कार्य कर चुके हैं, तो काफ़ी अनुभव है, ऐसा नहीं है, और राजनीति से जुड़े रहे हैं काफ़ी समय से। शिंदे 2004, 2009, 2014 और 2019 में कुल 4 कार्यकालों के लिए महाराष्ट्र के विधायक भी बन चुके हैं, यानी कि चौथी बार ये विधायक बने हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो काफ़ी अनुभव है, लंबा अनुभव है, अब तो मुख्यमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट, कैंपबेल विल्सन, एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? विल्सन साहब को। विल्सन सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ हैं, ठीक है। ये सिंगापुर एयरलाइंस की कंपनी, उसकी एक सहायक कंपनी स्कूट, तो उसके ये सीईओ हैं, और इनको भी हाल ही में एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक भी नियुक्त कर दिया गया है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। विल्सन के पास इस उद्योग जगत का 26 साल का अनुभव, मतलब कॉर्पोरेट जगत में रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा बहुत लंबा अनुभव है। इसलिए एयर इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? एन चंद्रशेखरन है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन है। इनको प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ सीईओ नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया के संस्थापक कौन है? जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, ठीक है, ये एयर इंडिया के संस्थापक हैं। स्थापना कब हुई थी एयर इंडिया की? 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, गोपीचंद नारंग, उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीचंद का अमेरिका में निधन हो गया। बहुत ही अच्छे साहित्यकार रहे, जाने माने उर्दू के काफ़ी, ठीक, बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी, गज़लें लिखी, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म 1931 में बलूचिस्तान में हुआ था। गोपीचंद वर्ष 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कब? 1995 में। इन्हें वर्ष 2004 में पद्म भूषण तथा 2012 में मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने 1958 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। कब? 1958 में। सोचिए, मतलब आज़ादी के तुरंत लगभग बाद जो है ये उर्दू में डॉक्टरेट यानी पीएचडी कर चुके थे। नेक्स्ट है भजन सोपोरी, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया है। ये उत्तरी कश्मीर के सोपोर नगर के रहने वाले थे और सूफियाना घराने से, ध्यान रहे, कौन से घराने से? ये सूफियाना घराने से संबंधित थे और उत्तरी कश्मीर के ही रहने वाले थे, सोपोर नगर के। 2004 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 2 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। भजन को जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका, जो जम्मू कश्मीर का पुरस्कार है। इन्हें ये संतूर के संत और स्ट्रिंग के राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, यानी बहुत बड़े संतूर वादक थे, तो संतूर के संत बोल दिया इनको, और स्ट्रिंग्स के राजा, ये 2 इनके उपनाम थे। इन उपनामों से भी ये प्रसिद्ध थे। और आज का लास्ट ये है देव सहायम पिल्लई, ठीक है। इन्हें पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में मरणोपरांत संत घोषित किया गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देव सहायम पिल्लई को जो है इनको संत घोषित किया गया है। देव सहायम यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले आम भारतीय हैं। इनका जन्म 1712 में कन्याकुमारी यानी कि जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था, ठीक है। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है। जन्म इनका हुआ था हिंदू परिवार में, लेकिन बाद में बन गए ये ईसाई क्रिश्चियन बन गए, ठीक है। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया था। क्या नाम? लेजारस, ठीक है। वैसे नाम था देव सहायम पिल्लई, जब ये ईसाई बन गए तो इन्होंने ये नाम रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जन्म इनका हुआ था हिंदू परिवार में, और अब इनको संत घोषित
कर दिया गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो है आज का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये भी बताएं आप। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी अन्य कक्षाएं भी चलेंगी, जीएस की कक्षाएं भी हम जल्दी प्रारंभ करेंगे, और हिंदी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको हम धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टीम की कमी है, लेकिन टीम भी हमारी जल्दी आ जाएगी, थोड़ा सेटअप वगैरह प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं ही आपके लिए काफ़ी मैं आपको क्लास देता रहूँगा। ठीक है, लगभग कभी एक क्लास, कभी 2 क्लास, कभी 2 दिन में 1 क्लास, इस तरीके से जो है चलती रहेगी। ठीक है, बाकी आप लोग बैच से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो नंबर ये आपको दिया गया है 6393350769, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।